रेड लाइन स्पेशल नहीं है आज बजट की ट्रांसमिशन है और ये प्रोग्राम आप लाइव देख रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से। आज इकनॉमिक सर्वे हमारे सामने आया, उसके अंदर हुकूमत ने अपनी बड़ी तारीफ़ें करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से ज़्यादा शुमार चीख के आपको बता रहे हैं कि हमारी हालत अच्छी नहीं है। कल बजट सामने आएगा, दावे बड़े हैं, तवक्कुआत बड़ी हैं, लेकिन जो अहदाफ हैं वो हमारे सामने, इसको कहते हैं एनीमिक अहदाफ हैं, यानी इतने कम अहदाफ रखे गए हैं कि पाकिस्तान जैसी बड़ी मईशत के हवाले से आप देखें तो शर्मिंदगी होती है। अगर आप इंसानी तरक्की के ज़ाविये से मईशत को देखें तो मज़ीद आपको शर्मिंदगी होती है। गुर्बत की सतह पर आप कहाँ पर खड़े हैं, इंसाफ की सतह पर आप कहाँ पर खड़े हैं, तालीम पर आप कितना स्पेंड करते हैं, लोगों की एक्सेस रोड के ज़रिए कितनी जगह पर है, साफ़ पानी के पीने का पानी किसको मिलता है, जो नौमौलूद बच्चे हैं उनकी अमवात की शरह क्या है, ख़वातीन बिज़नेस के अंदर कितना इंटीग्रेट होती हैं, लेबर हमारी स्किल के लेवल पर कहाँ पे खड़ी है। तो ये तमाम अहदाफ जो हैं ये शर्मिंदगी का बायस है। हम ये जानना चाहते हैं कि कभी कोई ऐसा बजट भी आएगा, मौका बनेगा कि जब हम सोच पाएँ कि ये अवाम और ये मुल्क कुल्ली तौर पर तरक्की की राह के ऊपर दंदनाता हुआ आगे जाए। बहुत सारे हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम में हमारे पास बेहतरीन पैनल मौजूद है। तमाम का ताल्लुक कामयाब बिज़नेस से है। ये अपने बिज़नेस को सही चलाते हैं, इनको पता है कि अगर आपने मामलात को प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ लेके जाना है तो कैसे लेके जाना है, आपने स्किल को अपग्रेड करना है तो कैसे करना है। तो हम प्रोग्राम में शुक्रिया अदा करते हुए तारुफ करवाते हैं कैसर अहमद शेख साहब का, जो वफाकी वज़ीर हैं बराए सरमायाकारी बोर्ड। आपका बहुत शुक्रिया कैसर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। मिफ्ता इस्माइल साहब, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना, सेक्रेटरी जनरल अवाम पाकिस्तान पार्टी, आपका भी बहुत शुक्रिया जी। और मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, रुकन कौमी असम्बली पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर हैं और रुकन कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए ख़ज़ाना, आपका भी शुक्रिया। और हमारी मालूमात में इजाफ़ा हुआ, हमें ये पता चला कि जो चनियोटी है और जो मेमन है और जो उर्दू स्पीकिंग है, ये पाकिस्तान के बेहतरीन बिज़नेस हाउसेस हैं और कराची की बिज़नेस की तरतीब के अंदर ये जब नुमाइंदगी के मामला तय करते हैं तो इसी तरतीब के अंदर ये चलते हैं। तो आप सबको पता है कैसर साहब कि आपने मईशत को चलाना कैसे है। बिज़नेस भी तो मईशत है, इनफरादी कामयाबियाँ हैं, आप सब यूर लिविंग एग्जाम्पल। ये इज्तिमाई तौर पर हमें क्या मसला है, ज़रा इसके ऊपर रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जैसे कि आपने जिक्र किया था कि पिछले 27 साल में मसलन 1999 से लेकर 2026 27 साल, 9 साल जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत रही, 9 साल में से 5 साल पीपल पार्टी और 4 साल PTI की हुकूमत रही, 9 साल 2 बार पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत रही। 27 साल में हम तनज़्ज़ुल की तरफ ही हैं। आप जब भी देख लें किसी एक पीरियड में किसी एक हुकूमत को आप मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। हुआ ये है, इज्तिमाई तौर पे हमारे यहाँ करप्शन हम ख़त्म नहीं कर सके। अब FBR देख लीजिए, मैं आज से 46 साल पहले 1980 में कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के कस्टम कमेटी का चेयरमैन था। जो मामलात उस वक़्त थे FBR में, वही मामलात आज हैं। हम उस वक़्त से डिमांड कर रहे हैं और क्या करें, क्योंकि सुनने हम सब मिल के रिजल्ट नहीं निकाल सके, इसमें कोई शक नहीं है। हमें खुल के एक बात को तस्लीम कर लेना चाहिए। लेकिन इनफरादी कामयाबियाँ तो ली ना आपने इसी बुरे निज़ाम के अंदर रहते, वो कैसे ली? जी, इनफरादी कामयाबियाँ तो देखिए ना, कहीं भी कोई भी मेहनत करेगा, किसी भी जगह आपने मेहनत की, आप टेलीविज़न पे एक मकाम आपने हासिल कर लिया, लेकिन ये तो नहीं ना कि हर एक को ये मकाम मिल गया। हमारे तो देखो ना, सब की जनरेशन थे। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर 1883 में कलकत्ता गए चनियोट से, 3 दिन का फासला था बाई ट्रेन। तो 143 साल से इवन बिफोर पार्टीशन मेरी फैमिली का बिजनेस कलकत्ता, मद्रास, आगरा और कराची थे। तो ये तो एक एफर्ट है जो कि तो आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान 143 साल अगर वेट करता रहे तो फिर हम चनियोटी बन जाएंगे? नहीं, बस ये जानना चाहता हूं, we have to wait that long। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखिए ना, चाइना की मिसाल हमारे सामने है। मैं पहली बार वहाँ 72 में गया, मैंने अभी आपसे बात कर रहा था। उनके पास तो कोई एयरलाइन नहीं थी, उनका TV नहीं था, उन्होंने देखा ही नहीं होता, गुर्बत थी, इंतहाई गुर्बत। एक भी प्राइवेट गाड़ी नहीं थी। आज दुनिया की सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ उनके पास हैं। हमने 68 में शायद या 69 में हबीब बैंक की बिल्डिंग बन गई थी, जो अब उस वक़्त हांगकांग और जापान के अलावा पूरे एशिया में ऐसी बिल्डिंग नहीं थी। और आज हज़ारों बिल्डिंगें चाइना के पास हैं। देखिए, उन्होंने एक एफर्ट की, करप्शन को ख़त्म किया। हमारे यहाँ करप्शन किसी मामले में भी ख़त्म, और हम एक दूसरे की टांगें खींचते हैं। उन्होंने एक कलेक्टिव काम किया है ना। हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ अपनी पार्टी अजीज है, हमें अपने मुल्क की, अपने अवाम से वो मोहब्बत नहीं है, ये उनके लिए रिजल्ट नहीं निकलता। साहब, लेट मी बेनिफिट फ्रॉम मेमन विजडम।
बताइए इशू क्या है, हम क्यों इज्तिमाई तौर पर ग्रो नहीं करते? देखिए सर, जो शेख साहब ने बात की ना वो दुरुस्त है, और ये बात एकदम समझनी चाहिए कि पाकिस्तान का तनज़्ज़ुली का सफ़र शहबाज शरीफ से शुरू नहीं हुआ, इमरान खान से शुरू नहीं हुआ, नवाज शरीफ से शुरू नहीं हुआ, असद ज़रदारी से शुरू नहीं हुआ। ये 20-25 साल से हमारी एक सफ़र नीचे के जाने का हो गया है। खाली मसला ये है कि एज टाइम गोज़ बाय हमारी तनज़्ज़ुली और तेज़ी से बढ़ रही है। डिस्पैरिटी बिटवीन हिंदुस्तान पाकिस्तान, डिस्पैरिटी बिटवीन बांग्लादेश पाकिस्तान, वो बढ़ रही है। जो मेरा मुकदमा इस हुकूमत के ऊपर भी है वो ये है कि यार, जब आपको पता है कि हम नीचे जा रहे हैं और तेज़ी से नीचे जा रहे हैं, तो फिर हम वही चीज़ें करते रहें जो पिछले 20 साल से करें। ये बजट भी वही होगा ना, 19-20 फ़र्क होगा, आपको पता है, कहीं 2% यहाँ डाल देंगे, 1% वहाँ कम कर देंगे, यही चीज़ होगी, राइट। अब उस तरह नहीं कर सकते, आपको तो कोई क्या ना करें, क्या करें? सर मैं मिसाल के तौर पर, अब एक मतलब अब अलग से बात, दो अलग अलग अपने, क्योंकि आपने ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की तो वो अलग से बात करेंगे। फॉर इमीडिएटली मतलब हुकूमत के अखराजात कम करने चाहिए थे। आपको मिसाल के तौर पे IMF कहता है कि 4000 अरब रुपए का डेफिसिट होगा। अगर आप 24,000 का अखराजात करेंगे तो 20,000 टैक्स देना पड़ेगा। तो अभी अच्छा, हुकूमत 2.5 ट्रिलियन तो कम किया ना वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर। नहीं सर, इतना नहीं हुआ कम, लेकिन मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि हुकूमत नहीं 2.5 ट्रिलियन कम नहीं हुआ। हुकूमत जो है वो शादियाने ये बजा रही है कि हमने 7 अरब से 13 अरब टैक्स लिया और 1.5 अरब रेवी ली, 14 अरब। अच्छा जीडीपी तो डबल नहीं हुई ना, ग्रोथ तो नहीं हुई ना। आपने ज़्यादा बंदों से टैक्स लिया, आपने उन्हीं लोगों से ज़्यादा टैक्स लिया, नौकरी पेशा लोगों से आपने 600 अरब रुपया टैक्स ले लिया। लेवी के जो मोटरसाइकिल वाला पेट्रोल भराता है उसके ऊपर आप रोज़ का 150 रुपया एक पेट्रोल वाले से लेवी लेते हैं, 1 पेट्रोल लीटर पे। सो थिंग इज, अच्छा वो आपने पैसे ले लिए, अच्छा उस पैसे का क्या होता है? आप बोलते हैं सूबों को दें, चलो अच्छी बात है, आपने सूबों को दे दिए। क्या तालीम बेहतर हुई पाकिस्तान में? क्या 2 करोड़ 50 लाख बच्चा आज स्कूल के बाहर नहीं है? क्या तौसा के हॉस्पिटल के अंदर 300 बच्चों को HIV का इन्फेक्शन नहीं हो गया साउथ पंजाब में, बिकॉज आपने यूज नीडल्स लगाई थी? क्या सिंध के अंदर पाकिस्तान का अब सबसे बदतरीन लिटरेसी नहीं हो गई है? क्या 60% 10 साल के बच्चे जो हैं वो ना उर्दू ना सिंधी पढ़ सकते हैं 3 जुमले? मतलब आपने तालीम नहीं दी। मुझे बताएं, दुनिया के कोई, मुझसे अगर आप पूछे ना कि एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसी बताओ, तो पॉलिसी इज टू एजुकेट चिल्ड्रन। आपने जिन बच्चों को तालीम नहीं दी उसको आप तालीम ही दे दो, बस, और कुछ भी नहीं। अच्छा, अब आप ऐसे साहब कैसर साहब उस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं जो किसी भी तरीके से पाकिस्तान के मरकजी हिस्से के अंदर तवील तरीन गवर्न करने वाली जमात है, उसके अंदर टूट फूट हुई, लेकिन और आपकी जमात तवील तरीन गवर्न करने वाली सिंध की जमात है। लेकिन सिंध के जो अदादा शुमार ये बता हॉरिफिक। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि आप अपने बिजनेस में ऐसा काम होने देंगे? अगर नहीं होने देंगे तो क्या आपके पास तरीकाकार है कि इसको रोकें और सूबाई लेवल के ऊपर इम्प्लीमेंट करें? नहीं, इंडिविजुअल बिजनेस में आप खुद मुख्तियार होते हैं फैसले करने की। ठीक। और आप बिजनेस और कंपनी के इंटरेस्ट में क्विकली फैसला करते हैं। फिर ये नहीं कि एडवर्टाइज कर रहा है और 60 दिन वेट करना है, और फिर ये सब रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। आप फ्री माइंड के साथ जो है बिज़नेस करते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में जो मुझे नज़र आया है, और बिल्कुल सही कहा मितवन है, कि ये किसी एक रजीम की बात नहीं है। या अगर हम पीछे जाएं तो बहुत पीछे तक जाता है। इस बार जो हमारे पास डेटा बेटा आया उसको देख के फिर वही लगता है कि सिचुएशन, कल जो बजट आएगा उसमें वही IMF का नाम यूज़ करके और वो तमाम एग्रेसिव मेजर्स लिए जाएंगे जो एक आम आदमी के ऊपर बर्डन डालेंगे मजीद। स्टेबिलिटी भी तो लानी है ना जी। ना, फिर अब मैं आपका सवाल जो था ना, मैं सर चूंकि गैर मौजूद हैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब, मैं वो आर्गूमेंट यूज़ कर रहा हूँ। स्टेबिलिटी भी पहले स्टेबल हो जाए फिर हम ग्रो करेंगे, ये आर्गूमेंट। देखिए, हमारे हायर ग्रोथ मॉडल पे हम तो गए ही नहीं है। हम 4% से ज़्यादा ज़रा सा भी ऊपर जाते हैं, हीटअप ऑफ इकोनॉमी हो जाता है, हीटअप हो जाता है इकोनॉमी का, और उसके बाद फिर आपको इंपोर्ट पर क्यों हीटअप हो जाए? इंजन छोटा है हमारा, क्या मसला क्या है हमारा? मैं आपको बतलाता हूँ। जब आप इंपोर्ट बढ़ाते हैं और आपके पास रिजर्व जो हैं 2 महीने के इंपोर्ट बिल को सिर्फ मीट करने के लिए हैं, तो आप फिर LCR तो इंपोर्ट ऐसी चीजें आप करें ना जो जिससे फिर आपका बिजनेस जो है वो तगड़ा हो, आप टेक्नोलॉजी लेके आए, ऐसे इंपोर्ट करें ना। नहीं, देखिए, रॉ मटेरियल इंपोर्ट है, आपकी एक्सपोर्ट जो है इंपोर्ट बेस्ड है। आपके रॉ मटेरियल आता है, डाइज हैं, केमिकल हैं। अगर आप एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें तो वो क्या होगी पाकिस्तान के अंदर? हम क्यों ग्रो नहीं करते? जो है पॉलिसियाँ जो एडॉक मेजर कंसिस्टेंट पॉलिसीज नहीं है, वो सबसे बड़ा एक सेटबैक है। आई थॉट कि हमारी पॉलिसी की कंसिस्टेंसी हमारा प्रॉब्लम है, क्योंकि हम एक ही किस्म की पॉलिसी को चलाई जा रहे हैं। नहीं, एक ही किस्म डिफरेंट चीज़ है। लेकिन आपकी एक रिजीम में पॉलिसीज आई,
अब मिसाल के तौर पर सोलर पैनल के लिए आपने कहा कि जी लगाएं, और नेपरा ने लाइसेंसेस दिए और लोगों ने बालियां बेच बेच के कर्जे ले लेके सोलर पैनल लगाए। आज सोलर पैनल जो 27 रुपए में ले रहे थे यूनिट, वो कहते हैं 9 रुपए में लेंगे और 10 साल का इसका रीपेमेंट बनाए आप। तगैयुर तबद्दुल प्रॉब्लम है या तसलसल प्रॉब्लम है जी, ये बताइए। मैं आपको बताऊं कि मनमोहन सिंह और डॉक्टर महबूब हक साहब बड़े गहरे दोस्त थे। मेरे महबूब हक साहब मरून से बहुत करीबी था, तो दोनों जब फाइनेंस मिनिस्टर वहाँ इंडिया में वो थे, 91 की बात कर रहा हूँ, इंडिया को हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहता था। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, कहता कभी ग्रो ही नहीं उन्होंने फ़ोन करके मेरे सामने ये पूछा डॉक्टर महबूब कि आप पाकिस्तान बहुत आगे जा रहा है, क्या हुआ। उन्होंने उनको समझाया कि हमने अपनी पॉलिसीज़ को ओपन कर दिया है इकानमी को पहले, और आप भी ओपन करें। तो आज हमने तो ये महबूबुल हक मरहूम जो है मनमोहन सिंह को बता रहे हैं कि आपने जी कि हमने पॉलिसीज़ को ओपन किया। ये मैं आपको फैक्ट उन्हीं की बात कर रहा हूँ कि मेरे बहुत करीब थे डॉक्टर महबूब हक। तो बात मैं ये बता रहा हूँ कि वो तो इंडिया तो बहुत पीछे था। 91 के बाद फिर वो IMF के प्रोग्राम में नहीं गए। अच्छा हुआ क्या, आप ये बताइए ना मुझे, हुआ क्या कि हमने तो, अब मैं इस वक्त रेगुलेशन हमारी BOI रेगुलेशन को ठीक कर रही, अभी इतने आउटडेटेड हैं, हर कोई छोड़ने को तैयार नहीं है। हर किस्म की परमिशनें, इजाज़तें और परमिट चाहिए, जगह जगह रुका। जहाँ मैं गया, अभी गया हुआ था UK में, ओवरसीज पाकिस्तानी से मिला, हर जगह वो कहते हैं हम आपके पास बहुत सी इन्वेस्टमेंट लेके आना चाहते हैं, कोई आने नहीं देता, आपको इतनी रुकावट। और यकीन जानिए आज भी 2 घंटे की मैंने रेगुलेशंस में मीटिंग की है, जिसमें कॉमर्स मिनिस्टर भी मेरे साथ थे और इंडस्ट्रीज के एडवाइज़र। तो हम सब ने मिल के उनसे इम्प्लीमेंट ही नहीं करा पा रहे हर डिपार्टमेंट का। एक सिर्फ आज हमने फिशरीज़ पे बात की, मसलन वहाँ पे कोई 30-35 रेगुलेटर है उसको चेक करने, वो क्या एक्सपोर्ट होनी है कि क्या, उसके ऊपर इतनी ज़्यादा हर जगह हमने चेकिंग कर दी, ओवर रेगुलेट। और जब हम कर रहे हैं ये, इसको पता नहीं कितना पीरियड और लगेगा। अब ये ज़रा आप सितम ज़रीफ़ी देखिए कि इतनी तवील बिजनेस सक्सेस आपकी फैमिलीज़ की भी है और पॉलिटिकल पार्टी PPML-N, लेकिन इसके बावजूद वो आपको बता रहे हैं कि निज़ाम कितना ख़राब है। सो प्रॉब्लम निज़ाम हावी हो गया है, निज़ाम ही प्रॉब्लम है। इज़ दैट सो या इसमें? आई थिंक सो। मतलब ये कि देखें, चेहरे बदल के देख लिए ना हमने, तरक्की तो नहीं देखी, बेहतरी तो नहीं देखी। बिल्कुल सही, ठीक है। तो निज़ाम बदलना है, लेकिन अब जब इस वक्त जो भी पावर में होते हैं वही बदल सकते हैं ना। मैं और आप बात कर सकते हैं, लेकिन जो इस वक्त पावर में है वही निज़ाम बदल सकते हैं ना। अब निज़ाम का अपना एक इनर्शिया होता है, उसका एक अपना वेट होता है। और अब आप देखें कि जो हमारी हुकूमत है इसको कितने कम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आप टैक्स नेट भी नहीं बढ़ा रहे वगैरह वगैरह, ठीक है। अब वो निज़ाम ने ना वो पूरी मुल्क को जमूद के खातिर, वो इकनॉमिक के जमूद में ले आया है। हमको इस निज़ाम को डिसरप्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद ही इक्विलिब्रियम तोड़ेंगे और उसके बाद हम ग्रोथ पाथ पे जाएंगे। अच्छा, ये डिसरप्ट कैसे करेंगे? एहतजाज करके? नहीं, डिस्टर्ब मतलब नहीं, हुकूमत को डिस्टर्ब करना पड़ेगा। हुकूमत कैसे डिस्टर्ब करेगी? वो तो निज़ाम तो उस पर हावी है। नहीं, देखें कैसर साहब जो बात कर रहे हैं, सुना नहीं, वो कह रहे हैं कि फिशरी के ऊपर 30 रेगुलेटर्स बैठे हुए। कैसर साहब जो बात कर रहे हैं ये सही बात कर रहे हैं, ठीक है। रेगुलेशन जो है वो, ये इनके नीचे एक सेक्रेटरी होते थे, अब रहीम कुरैशी साहब, मेरे दोस्त भी हैं, वो भी बात करते थे यही कि हम रेगुलेशन कम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ काम तो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको अब भी ये बताऊं कि जो कैसर साहब बात कर रहे हैं कि ये हर जगह से आपको ब्लो बैक, पुश बैक आता है। वो जो बाबू हैं वो भी नहीं छोड़ना चाहते, ठीक है। आप हुकूमत भी कम नहीं कर सकते। इस हुकूमत ने, मैं आपसे गुजारिश कर, इस हुकूमत ने, शहबाज शरीफ साहब ने आने से पहले ही कहा था मैं पेंशन रिफॉर्म्स करूँगा, नहीं किए। इन्होंने कहा था मैं राइट साइजिंग हुकूमत की करूँगा, नहीं की। इन्होंने कहा था मैं डिवॉल्व करूँगा चंद वजारतें जो कि सीरियसली वफाक दे चुकी है तहत उसके 18वें तरमीम सूबों को, आपने डिवॉल्व नहीं किया, ठीक है। आपने मिसाल के तौर पर एनवायरनमेंट आपने कह दिया, कानून में, आइन में लिख दिया कि एनवायरनमेंट अब वफाक का काम नहीं है, वफाक का उसका काम है, सूबे का। आपने पता है क्या किया? इधर मिनिस्ट्री का नाम चेंज करके क्लाइमेट चेंज रख लिया, ठीक। आपने एग्रीकल्चर दे दी, यहाँ पे फूड सिक्योरिटी रख दी। तो या तो एक तरफ चला, मतलब आप देखें एजुकेशन में कितने हमारे बोर्ड्स हैं, कितनी करप्शन है इन बोर्ड्स के अंदर, मतलब मैट्रिक के बोर्डों में। हुकूमत के अंदर तड़ नहीं है कि वो निज़ाम को डिसरप्ट कर पाए, लिहाजा वो उसका यरगमाल बन गई, ये कह रहे हैं। हुकूमत के अंदर सीरियसली देखिए, सबसे पहले बिफोर यू इवन हैव द विलिंगनेस और द बैकबोन टू डू दिस, एंड देयर इज अ डाउट अबाउट दैट, बट एक विजन तो होना चाहिए ना, एक थ्योरी तो होनी चाहिए ना कि दिस इज हाउ आई विल ब्रिंग दिस, यू नो। अगर तो खुद बिजनेस से, फैमिली से उनका ताल्लुक है, उनके खुद बिजनेस के अंदर माशाल्लाह काफी तरक्की हुई है। तो मैं ये जानना चाहूँ कि ऐसा नहीं कि विजन नहीं हो सकता, विजन तो है। विजन मतलब ये नहीं कि विजन उस तरह नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि विजन के इस मुल्क में यहाँ पे हम फंस गए हैं,
हमको यहाँ जाना है और हमको ये झंप लगा के जाना होगा। ये जो समझ है ना, तोड़ फोड़ करके, डिसरप्ट करके, ये चीज़ें करके, ये नहीं। अच्छा, अगर आपने, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, अगर आप मतलब वही 6, 7, 4, 5 सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के इर्द गिर्द आपके होते हैं जो उन्होंने सारा सिस्टम में वक्त निकाला है, सीरियसली आई मीन कम ऑन, यू नो, आई मीन सिंध में तो आपके पास जो कह रहा हूँ सिंध में तो आपके पास एक कदगन नहीं है, क्योंकि एक जिम्मेदारी सब पर भारी है। सो आपके सामने तो कोई ब्यूरोक्रेट नहीं चल सकता, ऐसी हरकतें नहीं कर सकता, आपको जरूरत भी नहीं है रिफॉर्म्स। वो आपको बराबर में रिफॉर्म्स की हालत बताई नहीं, मैं बतलाता हूँ। बताइए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो सक्सेसफुल मॉडल सिंध में है, किसी सूबे में नहीं हो सका। उस सक्सेस का पैमाना उससे क्या हुआ? उससे देखिए आप, हमारे मोटरवेज, हमारे अभी शराय भुट्टो, इस तरह के 10 प्रोजेक्ट जो हैं वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हैं, जिसमें ज़मीन अगर सिंध गवर्नमेंट दे रही है, इन्वेस्टमेंट जो प्राइवेट सेक्टर का है उसमें आरिफ हबीब भी आए हैं, दूसरे ग्रुप भी आए हैं। तो ये आप एक मॉडल, आरिफ हबीब को तो आप ना भी बुलाएं तो उन्होंने आ जाना है। मैं आपको बताऊं, उनका वेट ही इतना, उनका वेट ही इतना ज्यादा। मैं वैसे ही जानना चाह रहा हूँ आपसे कि कामयाब बिजनेसमैन है नहीं, बट और अगर वो आ रहे हैं तालीम के ऊपर, सेहत की, गवर्नमेंट के तालीम के ऊपर, सेहत के ऊपर, एक्सेस टू जस्टिस के ऊपर, पॉवर्टी के ऊपर, यू हैव वेरी सैड नंबर्स अनफॉर्चुनेटली। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि जहां पे आपको ताकत में हमने अच्छा परफॉर्म किया है। मेडिकल में वे आउट हम बहुत आगे गए हैं। जो हमारे पास वो आपके बराबर में कराची के रिहायशी उधर तो हैरानी से देख रहे हैं। मिफ्ता साहब, आप इसके ऊपर इंटरवीन कीजिएगा। वो कह रहे हैं कि मेडिकल के शोबे में हमने बहुत आगे चले गए, बहुत काम करे, बहुत आगे हमने। कुछ शोबों में हम इतना परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन ये जो NICVD है, दूसरे, मैं सीरियस सवाल आपसे कर रहा हूं। आपने सिस्टम के डिस्ट्रक्शन की बात की। सिंध कैन डिसाइड टू हैव एनी काइंड ऑफ सिस्टम। दे हैव अ सिस्टम, दे हैव अ सिस्टम, दे हैव अ सिस्टम, बट दे कैन डिसाइड टू हैव एनी काइंड ऑफ अ सिस्टम। तो जहां पर उसका नाम ही सिस्टम है। हां जी, उसका नाम ही सिस्टम है सीरियसली। लेकिन मिफ्ता साहब, यहाँ पे ताकत मौजूद है। हर सूबा अपनी मर्जी से कर सकता है ना। ठीक है, हम सिंध को सिंगल आउट कर रहे हैं क्योंकि पंजाब को भी कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर 70 लाख बच्चा सिंध में स्कूल से बाहर है तो 90 लाख बच्चा पंजाब में बाहर है। ठीक है, पैसे इन सबके पास बहुत हैं, वाफर पैसे हैं कसम से। ठीक है, ये जहाज नहीं आते बगैर पैसों के। विल चाहिए जी। ठीक है, विल चाहिए। सिंध के पास भी बहुत पैसे हैं, लेकिन देखें सिंध के अंदर सच्ची बात यह है कि 5 साल से 4 साल से यूनिवर्सिटी रोड नहीं बना सके। एक रोड 3 महीने लगने चाहिए रोड बनाने। वो कहते हैं अब ना हुरमुज खुल जाएगा, यूनिवर्सिटी रोड नहीं मैं आपको अच्छा, लेकिन मैं आपको देखिए मेरी बात सुनो खलस भाई, मैं आपको बताऊं, अगर आपने ये करना है ना सीरियसली, हमारा आवाम पाकिस्तान को तो बड़ा आसान हल है इसका। 50% जो गरीब बच्चे हैं ना, मतलब अगर 100 बच्चे पाकिस्तान में जो 50, उनको आप 4000 रुपए का वाउचर दे दें कि तुम्हें हुकूमत की स्कूल में जाना है तो हुकूमत की स्कूल में जाओ, प्राइवेट स्कूल में जाना है तो प्राइवेट स्कूल में जाओ। आप उनके ऊपर 5000 से ज़्यादा खर्च करते हैं, मैं 4000 का वाउचर देना चाहता हूँ। और एक और चीज़ करें, उस स्कूल का दें कि उसको रोज़ सुबह नाश्ता दो। जिस बच्चे ने रात को रोटी नहीं खाई और सुबह नाश्ता नहीं किया हो ना, उसको आप पढ़ा ही नहीं सकते। ये बात सही कह रहे हैं, सही बात कह रहे हैं। देखिए मैंने चिन्योट में इस तजर्बा किया है। हमने वहाँ पे यूनिवर्सिटी बनाई है, मतलब फास्ट यूनिवर्सिटी सिर्फ लाहौर में थी, हमने वो बनाई। और वहाँ जितने बच्चे थे ना, मेरिट पे दाखिला है। मैंने वहाँ दी ज़मीन उनको, 1 अरब रुपए की ज़मीन है जो आज दी उनको, लेकिन मेरा पोता या पोती का दाखिला हम नहीं कर, मेरिट पे दाखिला है। लेकिन जो इसका दाखिल हो जाता है उसकी हम फीस का यूनिवर्सिटी या हम अरेंज करते हैं। वो बच्चे इतने काबिलियत और वहाँ पढ़ाई का रुझान इतना ज़्यादा बढ़ गया है। तो चाइना भी हम शुरू में जाते थे ना, वो कहते थे हमने गाड़ियाँ नहीं खरीदनी, हमें गाड़ी नहीं चाहिए, हमें पढ़ाई पे बच्चों को लगाना है। हमने इन्वेस्ट। लेट मी टेक अ क्विक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर हम बात कर रहे होंगे कि इसके अलावा 2-3 बड़े काम क्या करने के हैं जो नहीं हो पाए। स्टे ट्यून्ड। नाज़रीन, कल बजट होगा, देखते हैं बजट के अंदर क्या होगा, लेकिन अभी तक जो खबरें आ रही हैं वही कुछ होगा जो इससे पहले होता है। बुनियादी सवाल ये है कि पाकिस्तान दूसरे ममालिक की तरह एक चेन टाइगर क्यों रह गया। वो चेन टाइगर थे, पिंजरे में बंद थे, फिर उन्होंने पिंजरे की सुलाखें तोड़ी और वो छलांगे लगाते हुए हमसे बहुत आगे निकल गए। और हम कहते हैं कि हमारे पास मुकम्मल आज़ादी मौजूद है और हम पिंजरे में भी मौजूद नहीं है, फिर भी हम छलांगे नहीं लगाते, कहीं पर हम फिसलते हुए पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो मिफ्ता साहब, आप बात कर रहे थे। पिंजरा जो है ना वो टूटता नहीं है, पिंजरा के चाबी है। ठीक, तो उस चाबी को तालीम बोलते हैं। आप बच्चों को तालीम दे दें, बच्चा खुद ब खुद कर लेगा। आज आपके पता, पाकिस्तान हैज़ द लार्जेस्ट फ्रीलांसर्स इन द वर्ल्ड। वाई? क्योंकि हम तो यहाँ पे केबल भी अच्छा नहीं देते, इंटरनेट भी अच्छा नहीं देते, जब मर्जी बंद कर देते हैं, पता नहीं क्यों।
और हमारे बच्चों को, हमारे पास पेपैल नहीं है, हमारे बच्चों को कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता, लेकिन बच्चे क्योंकि काम सीखते हैं, थोड़ा बहुत इनको सिखाते हैं। लेकिन अब मसला क्या है, पाकिस्तान की 10 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट हो जाएगी बहुत आईटी की, इंडिया की 280 बिलियन की है। वहाँ पे IIT पता है आपको पहली कब बनी है? 1949 में। फर्स्ट IIT वॉज इन 1949, अबुल कलाम आज़ाद ने कलकत्ते में की थी। हम उधर 18 ITTs के कैंपस हैं। यहाँ पे जो बच्चा कंप्यूटर कर रहा है उसने सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट से या अखुवत फाउंडेशन से 3 महीने का कोर्स लिया हुआ है, मतलब ठीक है, तो वो एक लिमिट तक ही जा सकता है ना, फिर उसके बाद वो बच्चा जो भी सीख ले। आपने तालीम नहीं दी, ये पहली चीज़ है। दूसरा सर, जो हुकूमत की साइज़ बहुत बड़ी है, हमारी जो औकात है या जो हमारी जो खपत है, या जो हमारी खपत से भी ज़्यादा है, लेकिन हमारी जो 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 अफोर्ड करने की एबिलिटी है उससे भी ज़्यादा है। इसके बाद होता ही है कि जब आप इतना टैक्स लेते हैं, जब आप 14-15 हज़ार अरब रुपया टैक्स ले लेते हैं, लेकिन GDP डबल नहीं होती, ना टैक्स पेयर डबल होते हैं, तो आप इन लोगों को बार बार बोल रहे हैं कि तुम और टैक्स दो। अब 60%, इनकी इंडस्ट्री अगर है तो इनको बोल रहे हैं 60% कॉर्पोरेट टैक्स दो, तो ये नहीं लगाते, ये बोलते हैं यार मैं फेज 8 में जाके प्लॉट ले लेता हूँ, 4 साल बैठा रहूंगा प्लॉट में, प्लॉट डबल हो जाएगा। ठीक है, आपने जो जिक्र किया था, आप देखें सर, और मैं आपको बताऊं कि एक अगर चीज़ इन्होंने करनी चाहिए ना, एक चीज़ इस बजट में, तो नौकरी पेशा लोगों पे से सुपर टैक्स हटा दो यार। मतलब कोई, मतलब ये जालिमाना फैसला था सुपर टैक्स लगाने का नौकरी पेशा लोगों पे। और कभी मुझे लगता है किसी को ये टाइटल बहुत पसंद है, उसको लगता है ये बहुत अच्छी चीज़ है, सुपर से मुराद। मुझे पता है कि बहुत प्रेशर है कम करने का, मुझे पता है कि किसको ये शौक था, हमें भी पता है, जिन पर लगा हुआ है हमें पता है। लेकिन गुजारिश ये है सर कि देखें, मैं आपको बताऊं, आप इंडस्ट्रियलिस्ट से भी पूछेंगे ना, बोलेंगे यार हमारे एम्प्लॉइज़ के ऊपर से सुपर टैक्स हटाओ, तो फंस गए हैं, क्योंकि अभी तो ये दुबई बंद हो गया है ना, तो मैं आपको बताऊं इंजीनियर्स पाकिस्तान में रखना मुश्किल हो गए थे, कसम से रखना मुश्किल हो गया था कि 5 इंजीनियर होंगे, आपको 6 महीने बाद एक लड़का बोलेगा सर। कैसे साहब, क्या ये डिबेट है, ये तमाम जो इस वक्त कर रहे हैं, जो बिल्कुल कानों को भली भी मालूम होती है और मन को भी भाती है, और जो एम्पिरिकली इस्टेब्लिश्ड भी है, ये पार्टी के अंदर ये डिबेट कहीं होती नहीं है, कंसिडरिंग कि आपकी पार्टी का तुर्रा इम्तियाज़ ये है कि बिजनेस फ्रेंडली पार्टी है, उनके अपने बिजनेसेस मौजूद हैं, कामयाब बिजनेसेस हैं, और पीपल लाइक योरसेल्फ आर आल्सो एसोसिएटेड विद इट। वहाँ पर ये बहस नहीं होती? वहाँ पे ये बहस, लेकिन ना बहस तो होती है, हर जगह होती है, असम्बली में भी बहुत तफसील से बहस होती है, हम सब भी उसमें शामिल होते हैं बहस में। बात ये है कि हमने ब्यूरोक्रेसी को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर दिया हर जगह। मैंने जो रेगुलेशन की बात कर रहा हूँ ना, कि जितने भी मैंने ओवरसीज से बात की है, जो यहाँ लोकल भी बात कर, हम बिजनेसमैन, FBR इतना मजबूत और है वो, जो उसको कोई रोक ही नहीं पा रहा। आज से यानी 50 साल पहले जो सूरत हाल थी आज भी वही है। कोई कहते जो भी हमारे पास आता है हम यही कहते, जगह जगह पाबंदियाँ हैं, उनको देखे ना, टैक्स तो हर किसी देना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन अगर आप ओवर रेगुलेट कर देंगे और उनसे पूछेंगे नहीं कि वो किया क्या, रिजल्ट क्या है, तो हमारी कौम, हम बड़े एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ की बातें समझ नहीं आती। वो शहबाज शरीफ कहाँ है, उसकी स्पीड कहाँ है, वो जो माइक गिराते हैं, तकरीर करते हैं, वो शहबाज शरीफ कहाँ पे है? वो किस तरह 4 ब्यूरोक्रेट्स उसको घेरे में ला सकते हैं और पार्टी की पॉपुलैरिटी का बेड़ा गर्क कर सकते हैं? आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आपको पॉलिटिकल कॉस्ट भी तो पे करनी है ना इसकी। वो बात आपकी सही है, शहबाज शरीफ साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, लेकिन किस चीज़ पे मेहनत कर रहे हैं? देखिए रिजल्ट तो जब नहीं आ रहा, जब पर कैपिटा हमारे बढ़ने चाहिए ना, नहीं बढ़ी। ये देख रहे हैं कि 3.7% ग्रोथ आई है इस साल, पिछले साल भी तकरीबन यही 3.5% के वो एज अ बिजनेसमैन अगर आपकी कंपनी की ये ग्रोथ रेट हो और पॉपुलेशन रेट, वुड यू बी हैप्पी? नहीं, नॉट एट ऑल, नो वन इज हैप्पी ना। ये तो कोई, चाइना ने 30 साल डबल डिजिट ग्रोथ की है, डबल डिजिट ग्रोथ की, 10% से ज्यादा हर साल। Just give me a little break here. A little break and then come to you on this. जी, प्रोग्राम में खुशामदीद जी, गो अहेड जी, बताइए। अभी बड़े प्रोमिनेंट बिजनेसमैन, ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर के प्रेसिडेंट्स वगैरह, आतिफ वगैरह फेडरेशन के सदर साहब आए थे और वो मिले थे शहबाज शरीफ साहब से, फाइनेंस मिनिस्टर। उन्होंने 3-4 चीज़ें कही हैं। उनसे कहा कि जी इन्वेस्टमेंट आप क्यों नहीं कर रहे, आप तो कर रहे हैं, हमारे मुल्क के हालात रीजनल सिचुएशन से बहुत बेहतर है, योर इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्टेड। पहली चीज़ उन्होंने की कि सर आपके टैक्सेस जो हैं दुनिया में कहीं नहीं है। कॉर्पोरेट सेक्टर में आप 60% तक चले गए, सैलरी क्लास में 40-45 पे चले गए हैं। सुपर टैक्स जो आपने लगाया कोई नहीं आ रहा है, बल्कि शेल्फ करके बंद करके बाहर जा रहे हैं। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि पावर का टैरिफ अभी भी 15 और 16 सेंट्स है, पूरे रीजन में 8 और 9 से ज़्यादा कहीं पे नहीं है।
और तीसरी चीज़ उन्होंने जो बात करी थी, बैंक का मार्कअप था कि डबल डिजिट करके अब हम 12-13% पे पहुंच गए। पूरी रीजन में जिस मुल्क का नाम लें सिंगल डिजिट मार्कअप है। अच्छा, ये तीन मेरे लिए जो चीज़ें पहेली है वो पता क्या है हाँ। कि शहबाज शरीफ जो खुद बिजनेसमैन है वुड नो दिस, उनको पता है ना, और उनको सोल्यूशन भी पता होना चाहिए मुफ्ती साहब, तो वो सॉल्व क्यों नहीं करते हैं वो इश्यूज जिनसे उनका अपना बिजनेस भी मुतासर हो। सर मैं आपको 4 साल की परफॉर्मेंस का खुलासा देता हूँ, फिर आप जज कर लीजिए कि कितनी परफॉर्मेंस अच्छी थी। 4 साल के अंदर जो पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ हुई ना, तो पहले साल पहले साल मनफी 2.7%, दूसरे साल मनफी 0.1%, तीसरे साल पॉजिटिव 0.5% और चौथे साल इस साल पॉजिटिव 1.2%। जिस पाकिस्तानी की 100 रुपये आमदन थी ना 2022 में, आज उसकी 98 रुपये 78 पैसे आमदन है। नंबर 1। नंबर 2 बात सुने कि 100 रुपये की जो आपको चीज़ मिलती थी ना, ये हुकूमत के सारे नंबर हैं, 100 रुपये की जो आपको चीज़ मिलती थी ना, वो पहले साल 129 रुपये 40 पैसे की हो गई, उसके बाद 159 रुपये की हो गई, आज वो 177 रुपये 78 पैसे की है। ये पाकिस्तान का हाल है कि आपने इतनी महंगाई कर दी। जब इतनी महंगाई हुई ना सर, तो जो साहिब सरवत लोग होते हैं ना, उनके पास तो चलो एक एसेट होते हैं, घर होते हैं, वो महंगे हो जाते हैं। जिसके पास कुछ भी नहीं होता और जिसको लाख रुपए में पूरा करना होता है ना सर, वो पूरा नहीं कर सकता। जिसने 2000 रुपये की दवाई खरीदनी है, उसके बाद 2000 रुपये की दवाई के होते हैं, फिर वो हर दूसरे दिन दवाई लेता है, फिर वो रोज़ डायबिटिक्स की पिल नहीं ले सकता। आपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस देना लोगों के लिए बहाल कर दिया है जान का, या बिजली का बिल भरे आपने। देखे ना आपकी इन्फ्लेशन क्यों आई? एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस के लिए। पेट्रोल महंगा हुआ, डीजल महंगा हुआ, बिजली महंगी हुई, गैस महंगी हुई। ये निकम्मापन है या एब्सेंस ऑफ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। मेरा ये कहना है, देखिए ना, मैंने 27 साल की आपको बताई, हर एक को तो मौका मिल गया। तीनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां और जो हमारे फोर्सेज हैं उन्होंने भी 9 साल रहे। तो ये तो हमने पता लगा कि नहीं आगे बढ़ रहे ना। तो जब तक हम मिलजुल के, एक तो हम मिलजुल के एक दूसरे की टांगें खींचे हर कोई। अब हमने देखिए मुल्क को आगे बढ़ाना, हम पार्टी की सिर्फ बात ना करें कि हमारी पार्टी की अदीद है, हमारी पार्टी अच्छी है, दूसरी पार्टी ठीक नहीं है। मिलजुल के कोई रास्ता निकाले, नहीं तो हम बड़ी तकलीफ में हम मैं सर ये इलाकों में जानना चाह रहा हूँ ऐसे फ्रैंकली कि ये टांग खींच कल्चर जो है, इससे आपके बिजनेसेस तो खुद ज़ाती तो मुतासर नहीं होते। आई एम श्योर द शरीफ्स आर रिचर दैन बिफोर। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी इज रिचर देन बिफोर। नहीं ऐसा नहीं, मोस्ट ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी नहीं, ऐसा नहीं है। बिजनेस मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आप रुपए में गिनते हैं, और क्योंकि रुपया महंगाई इतनी बढ़ गई 77%, ठीक है, तो जो मैं कैंडी लेसे के 2 रुपए की बेचता था, अब 3 रुपए की बेचता हूँ, तो कैंडी का रुपया वजन भी कम कर दिया। वजन नहीं, 2 की 3 कर दिया। मुझे पता है, मैंने अभी कैंडी खरीदी, उसका वजन भी कम हो गया। आपने खरीदी, उसका शुक्रिया। लेकिन मतलब ये कह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पर जो चीज़ महंगी हो गई तो वो ठीक है, लेकिन अगर आप डॉलर में वेल्थ मेजर करें, कॉन्स्टेंट पाकिस्तानी रुपये में मेजर करें, तो नहीं हुआ है फ़र्क। मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तानी अगर देखें, पाकिस्तानी एक तो एलीट कैप्चर की वजह से पाकिस्तानी एलीटों ने ऐसा घेर के रखा है पाकिस्तान को कि वो आगे नहीं बढ़ने दे रहे। You are the elite। नहीं, मैं आपको नहीं मैं आपको बता देता हूँ। आप बिजनेस एलीट है। अभी वो भी यही बात कर रहे हैं कि भाई मेरा तो दुबई में जो है, ये जो हकीकतें हैं ना वो समझना चाहिए। कह रहा मेरा बिजनेस दुबई में, मेरा बैंक वो जहाँ वहाँ काम कर रहा है, यहाँ रिजल्ट नहीं है। सर मेरी बात ये कि एलीट तो चंद चलो कामयाब हो गए होंगे, लेकिन ओवरऑल मैं देखें, एलीट का मतलब ये होता है कि जो ताकतवर, जो रेंट सीकिंग एलीट होते हैं। मिसाल के तौर पर पिछले साल चीनी की फैक्ट्रियों ने चीनी महंगी कर दी, ठीक है, पूरे पाकिस्तान ने 50 रुपये पर किलो ज़्यादा दिया। हर महीने वो 5 लाख टन हम खरीदते हैं, इसका मतलब है कि 25 अरब रुपया वो 20-22 फैमिलीज को ज़्यादा मिला। वो एलीट ठीक, जो अकाउंटेबिलिटी से बाला है। पीटीआई के दौर में 150 अमीर लोगों को 10 साल के लिए 0% पे 120 रुपए डॉलर में टर्फ में, लेकिन क्यों और मैं उस वक्त मनी मेकिंग इज अ क्राइम कि जुर्म है जैसे इस तरीके से उन्होंने कहा ये था कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, हम इंडस्ट्री लगाएंगे। किसी ने उनसे पूछा नहीं है कि आपने कितनी इंडस्ट्री लगाई, क्या किया। तो जब इस तरह हम एलीट को फायदा पहुंचाते रहेंगे, अब वो बैंक करप्ट छोड़ गए ना उस वक्त। लास्ट राउंड कर लेते हैं। वन थिंग, अगर आपको एक चीज चेंज करनी हो रिवर्स ऑर्डर में, अब जो आपने तजवीज़ वो क्या होगी? स्टार्टिंग में एक चीज जो आपको तब्दील करनी हो कि दरवाजा खुल जाए तरक्की का, वो क्या होगी? माइंडसेट चेंज करें।
तो ना करने वाली बात नहीं करना होगा ना। कहीं ना कहीं तो करना होगा ना। ठीक है, माइंडसेट चेंज, ओके, माइंडसेट योर तालीम में आपको कह चुका हूं, उसके अलावा हुकूमत की साइज छोटी करें, जिसमें प्राइवेटाइजेशन भी शामिल है, रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द गवर्नमेंट। अच्छा, हुकूमत यही रहे, सिर्फ साइज छोटा हो जाए, हुकूमत साइज छोटा हो जाए, ये रहे वैसे ये रहे ना, इनकी मर्जी पे रहते हैं ना मेरी मर्जी पे रहते हैं। मेरा कहना है जो अल्लाह का हुक्म, मेरा कहना है रेगुलेटरी पाबंदियाँ हैं ना, हम फ्री छोड़ दें, हम लोगों को मौका दें फ्री ट्रेड करने का। हम ज़्यादा से ज़्यादा उन पर सख्तियाँ कर रहे हैं हर जगह पे, और FBR में रिफॉर्म्स करें, वो FBR की रिफॉर्म। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू।